तथ्य है, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो फॉल आउट होता है युद्ध का, वो ह्यूमैनिटेरियन फॉल आउट ही होता है। होता क्या है कि जैसे इस युद्ध में भी हम देख रहे हैं, असल में जो आमने सामने की लड़ाई हो रही है वो यूक्रेन और रशिया के साथ हो रही है। जो बिग गेम प्लेयर है और जो सबसे ताकतवर है वो तीसरा पक्ष है, जो यूएस और नाटो का हो जाता है, जो परोक्ष रूप से काम कर रहा है। लेकिन बोला कि पक्ष जो हो जाता है उस पर भी हम आ जाते हैं, लेकिन एक बड़े बयान भी आया, वो बता देते हैं। युद्ध में दोनों देशों को हो रहे नुकसान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक नया वीडियो जारी किया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि वो यूक्रेन में ही है और देश छोड़कर बाहर नहीं गए हैं। कल रूसी मीडिया ने खबर दी थी कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भाग चुके हैं, मगर आज जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके कहा है कि मैं यही हूं, छिपा नहीं हूं। जेलेंस्की ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपने ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में जेलेंस्की के अलावा एक और कर्मचारी भी दिख रहा है। तो ये वीडियो हम जो देख रहे हैं वो बताता है कि क्या जेलेंस्की अभी यहां पर मौजूद है या फिर वो कहीं और जा चुके हैं। ये दावा दोनों तरफ से हो रहा है। जनरल द्विवेदी, इस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जेलेंस्की की कि वो इस तरह से वीडियो आकर बना रहे हैं। अब हर वक्त वैसा लग रहा है जैसे कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोपेगेंडा है। पर इस समय अगर आप मेरी असेसमेंट देखो तो जेलेंस्की को भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बड़ा अच्छा मुकाबला कर रहा है और 10 दिन तक आप देखो रूसी फौज अंदर नहीं गई। चाहे आप बोलो कि वो कैलिब्रेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फोर्स को, पर पॉइंट यह है कि इस समय यूक्रेन जो है उसका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। और दूसरी मैं बात बताना चाहता था, देखो बॉक्सिंग में 2 बॉक्स करते हैं, एक चीयर लीडर पार्टी होती है, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो है ये काफी हद तक चीयर लीडर का रोल अदा कर रहे हैं। सर एक बार बता दें, जो उन्होंने इस वीडियो में बता रहे हैं तो वो तो यूक्रेनियन में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट जो है उसमें इंग्लिश में कहा कि आई एम इन कीव एट माय वर्क प्लेस, यानी कि मैं कीव में अपने काम पर हूं, अपने घर पर हूं। इवन 2 days देयर इज नो इन्फो दैट आई हैव एस्केप्ड समवेयर। इसमें 2 दिन से बताया जा रहा है कि मैं कहीं भाग गया हूं यूक्रेन से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफिस में हूं, मैं यहां पर ही मौजूद हूं और यहां से मैं भागा नहीं हूं और मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार ये बताया जा रहा है कि मैं यहां से भाग गया हूं, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसमें वो काम कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं। इस वीडियो के जरिए जेलेंस्की का संदेश साफ दिया जा रहा है रशिया को। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब इतना डिवास्टेशन हो रहा है, इतने अटैक्स हो रहे हैं, कीव पर भी हो रहे हैं, उसके बावजूद जेलेंस्की का यह दावा है कि वो छोड़कर नहीं गए हैं। इस बीच आपको बता दें रूसी अटैक की एक और बड़ी खबर बस अभी आई है। रूस का रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। इस हमले में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल को मार गिराया है। तो ये एक नया दावा जो है अभी आया है, रूस के हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल को मार गिराया। मनीष, और इस समय तस्वीरों में Ka-52 जिसे एलिगेटर कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। उसने बिल्कुल लॉक किया, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था उसके तुरंत बाद ही ये जो इमेजेस है उसमें आपको स्पॉट करते हुए आईआर कैमरे के जरिए, इंफ्रारेड कैमरे के जरिए स्पॉट करते हुए दिखाई दिया और ये अटैक लॉन्च किया गया। उसके तुरंत बाद ही जो मेन एपिसेंटर यानी मेन पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। तो ये एक बार फिर से रशियंस का दावा है और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं विंग कमांडर अभिषेक? देखिए ये नैरेटिव सेट किया जाता है, जैसा मैं अभी बता रहा था। हम देख रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है, इसमें खास बात इस युद्ध में क्या है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं है, ना तो उनके सैनिक हैं और वो परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो उनके पास इस वक्त करने के लिए एक काम है और वो है परसेप्शन मैनेजमेंट या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये है अमेरिका और नेटो का इस वक्त का रोल। और इसमें और उससे भी जरूरी बात क्या है ध्यान में रखने की, कि जबकि युद्ध का आउटकम या डिसीजन या ये हॉस्टिलिटीज कब समाप्त होती हैं, ये डिसीजन भी उनकी तरफ से ही आएगा जब अमेरिका या नेटो ये इंडिकेशन क्लियर कट देगा या आश्वासन रूस को देगा कि अब आप यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल करेंगे या उनकी सुरक्षा जो उनकी चिंताएं हैं उनका ध्यान रखेंगे, तभी ये हॉस्टिलिटीज रुकने वाली हैं। तो ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रूसी सेनाएं नेस्तनाबूत हो गई हों, और ये पैटर्न है, ये खास पैटर्न है। जनरल द्विवेदी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, देखो किस समय नेटो या यूरोपियन देश कहते हैं कि अभी युद्ध समाप्त करो, वो ग्राउंड पोजीशन पर निर्भर होगा कि किस तरह अगर यूक्रेन अच्छा परफॉर्मेंस देता है और उनको रोक लेता है तो ये युद्ध आगे भी चल सकता है। अगर रशियन फौज का जो है पलड़ा भारी हो जाता है, वो घुस के वो इसको ऑलमोस्ट कहते हैं कि पकड़ लेते हैं, तो तब भी युद्ध का विराम का समय आ जाएगा। पर मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध विराम की आगे की हालत जो है वो ग्राउंड पोजीशन पर निर्भर होगी, क्योंकि इस समय ग्राउंड वॉरफेयर चल रहा है, ग्राउंड फोर्सेज है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि किस तरह युद्ध ये टर्न लेगा। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि तस्वीरें जो चला रहा है इसको देखिए, बताइए कि हम देखेंगे सिर्फ एक ही अटैक हेलीकॉप्टर जो जा रहा है, उसके साथ शायद दूसरा हेलीकॉप्टर जो उसको शूट कर रहा है। ये इसके तरह ऑपरेशन में क्या सिर्फ एक ही चॉपर जाते हैं, एक ही अटैक हेलीकॉप्टर होता है? देखिए रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये हेलीकॉप्टर्स जो अटैक एलिगेटर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनेशन कैरी करते हैं, रॉकेट्स भी कैरी कर सकते हैं, मिसाइल्स और फ्रंट गन्स भी कैरी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि टारगेट कितना बड़ा है। एक रॉकेट का रेडियस ऑफ एक्शन। बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की जली हुई आर्मी व्हीकल्स दिखाई गई है। दावा किया गया है कि यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह की तस्वीर रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज जारी की है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की तरफ से आ रही है। आपको बताएं कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया या कहें कि लोकल सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं, जबकि रशिया की तरफ से इस तरह की तस्वीरें बहुत कमाई है। और इन्हीं लेटेस्ट तस्वीरों की कड़ी में तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया गया किस तरीके से यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन के द्वारा ऑफिशियली ये कहा गया कि कुल मिलाकर 2037 मिलिट्री एसेट्स जो है यूक्रेन के, उनको रशियन फोर्सेस ने तबाह किया है। उसके अलावा 71 ऐसे कंट्रोल पॉइंट और कम्युनिकेशन सेंटर थे जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। तस्वीरों में जो दिख रहा है इस समय आर्मर्ड कॉलम, साथ में मैकेनाइज्ड कॉलम, उनके इन्फेंट्री व्हीकल, उनको तबाह किया है। करीबन 98 से ज्यादा ऐसे उनके जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म थे जिसको पूरी तरीके से तबाह करने के साथ साथ इस जगह पर टारगेटेड फायरिंग की गई है। 708 से ज्यादा टैंक्स, उसके अलावा करीबन 500 से ज्यादा इन्फेंट्री व्हीकल और करीबन 700 से ज्यादा के लगभग जो इन्फेंट्री व्हीकल के साथ कॉम्बैट व्हीकल
व्हीकल्स हैं उनको डिमोलिश किया है, उसके बाद 261 के लगभग आर्टिलरी गन्स यानी तोपें जो हैं उनको ध्वस्त किया है। तो रक्षा मंत्रालय रशिया के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि यूक्रेन की फोर्सेस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जनरल द्विवेदी, एक सवाल ये उठता है, दोनों तरफ से जो दावे आ रहे हैं, यूक्रेन का फोकस इस बात पर है कि कितने सैनिक मारे गए, जबकि रशिया का एक भी दावा ऐसा नहीं कि हमने कितने सैनिक मारे, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के दावे दे रहा है। तो दोनों के दावों में फर्क क्यों है और इस फर्क को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, दोनों जो फोर्सेज हैं वो अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रशियन फोर्सेज हैं वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड फोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो यूक्रेनियन है वो ज़्यादा इन्फेंट्री और स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि उनका दावा होगा कि हमने इतने सैनिक मारे हैं और रशिया का दावा होगा हमने इतने टैंक बर्बाद किए हैं। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि अभी एयर डोमिनेशन जो है पूरी रशिया की है, उसमें जितनी भी ग्राउंड फोर्सेज हैं बहुत वनरेबल हैं अटैक हेलीकॉप्टर से या एयर से, इसलिए यूक्रेन की काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन दावा नहीं किया जा रहा, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी? अभी तक रशिया की तरफ से यह नहीं कहा गया है। बिल्कुल। इस बीच पवन जरा एक बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। एक बड़ी खबर यह है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्री लावरोव ने कहा है ज़ेलेंस्की रूस और नेटो के बीच जंग कराना चाहते हैं। दरअसल आज ज़ेलेंस्की ने नेटो पर बड़ा बयान दिया था। नो फ्लाई जोन पर नेटो के इनकार से बढ़ के ज़ेलेंस्की ने कहा था आपके यानी नेटो के कारण हजारों लोग जाएंगे। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा ज़ेलेंस्की बार-बार नेटो को रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए भड़का रहे हैं। तो ये कहा गया है रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से। विंग कमांडर अभिषेक, इस पे आपको जोड़ना चाहेंगे। अब दोनों तरफ से एक तो आरोप लग रहे हैं और ये बात तो हुई थी कि वो चाहते थे कि नेटो जो है नो फ्लाई जोन बनाए, जिससे इनकार हुआ था। विदेश मंत्रियों की कल बड़ी बातचीत हुई थी और उससे कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे थे ज़ेलेंस्की। देखिए, ये युद्ध के शुरुआती दौर से ये बड़ा क्लियर था और जिस तरह से जिस पैटर्न में युद्ध आगे बढ़ा है ये उतना ही साफ होता चला गया कि जो स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग थी, जो ज़ेलेंस्की की इनिशियल थिंकिंग थी और जो डिपेंडेंसी उनकी थी, भरोसा जो नाटो और यूएस पे था, वो टूटा जब उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होने से। अब जब उन्होंने रियलाइज किया ज़ेलेंस्की ने कि मैं एक मोहरा मात्र हूं जिसको यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर एम के लिए, जब यूएस और नेटो ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, तो आप देखिए हर दिन उनकी एक अलग अलग डिमांड सामने आती जाती है कि वो कभी कहते हैं कि आप एयर स्पेस को बंद कर दीजिए। इससे पहले कल भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार की डिमांड करी थी कि आप सैन्य मदद की इनिशियली करी थी। ज़ेलेंस्की ने क्या बोला आपको वो बता देते हैं। जो लोग आज मरेंगे वो नेटो के कारण मरेंगे, नेटो की कमजोरी के कारण और नेटो की एकता की कमी के कारण मरेंगे। यानी सीधे तौर पर नेटो को इन्वॉल्व करने की कोशिश है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन आमने सामने है और नेटो बैकग्राउंड में नजर आ रहा है और जो जान माल का नुकसान हो रहा है उसका बर्डन ज़ेलेंस्की ने सीधे तौर पर नेटो पर डालने की कोशिश की है और कहा है कि आज से जो भी लोग मरेंगे उसकी जिम्मेदारी नेटो की होगी। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, बात यह है कि इस समय जो युद्ध हो रहा है उसमें काफी इम्बैलेंस है, यानी कि कोई ऐसा जो हम कहते हैं कि बराबरी नहीं है। रशिया की बहुत हैवी डोमिनेशन है और ज़ेलेंस्की को पता है कि वो कितने दिन तक लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो एयर सपोर्ट है ना हैवी वेपन्स हैं और रशिया का पूरा दबाव भाई कीव पर चल रहा है। तो इसलिए एक किस्म का वो छटपटा भी रहे हैं। उसको ये भी पता है कि आगे युद्ध में उनकी इस तरह वो नहीं युद्ध कर पाएंगे, तो कोई ना कोई सपोर्ट वो देख रहे हैं कि मुझे मिल जाए। सर, यहाँ एक पॉइंट आपसे भी इसी से मिलता जुलता सवाल है मेरा, वो ये कि गुरु और चेला की एक तरह से युद्ध हो रहा है, यानी रूस और यूक्रेन का अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी क्या रूस सही से आकलन नहीं कर पाया? क्योंकि कीव गिराना, अगर भारत और पाकिस्तान का मान लीजिए युद्ध होता है तो कितनी जल्दी भारत कैप्चर कर सकता है किसी भी एक शहर को पाकिस्तान के। तो ये जो देरी हुई है 10 दिन का वक्त, क्या ये लगता है इतना वक्त आकलन में कहीं ना कहीं रूस से गलती हुई? देखिए, गुरु चेला के रिश्ते वाली जो आपने बात करी, यहां पे टोटली 100% अप्लाई होता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच काफी कुछ कॉमन रहा है। सोवियत संघ के दिनों में बहुत कुछ कॉमन रहा है। इसलिए जैसा कि शुरू में भी पुतिन साहब ने बताया था, एम ये नहीं है कि उस देश को तहस नहस कर देना या डिवास्टेट कर देना। अनलाइक नेटो या यूएस फोर्सेस, जिन्होंने जब भी जिस देश में एंट्री करी है तो इस तरह की चीजें एयर ऑपरेशन से नेस्तनाबूद करने के बाद ग्राउंड फोर्सेस को, यहां पर इंडिविजुअली ग्राउंड फोर्सेस अंदर गई हैं, सराउंड किया है और मिनिमाइज करके डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल टेक ओवर करने की कोशिश हो रही है। तो इस वजह से देरी हो रही है थोड़ी। लेकिन आपको बता दें ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो जारी किया है उसमें वो क्या कह रहे हैं, एक बार आपको बता देते हैं। उन्होंने खुद अब ये वीडियो बनाया है। उनका कहना है कि ये सेल्फी वीडियो है उनका, इस वीडियो में कोई और उनके पास दिखाई भी नहीं दे रहा। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो कल हमने तस्वीर देखी थी उसमें सेम यही जगह थी, यही कमरा था, लेकिन उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उनके साथ एक सहयोगी थे जो काम कर रहे थे। आज उन्होंने खुद ये वीडियो बनाया है, खुद उन्होंने वीडियो में दिखाया कि मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूं, मैं काम कर रहा हूं, जो लगातार 1-2 दिन से बताया जा रहा है, रूस की ओर से बताया जा रहा है कि मैं छोड़कर भाग गया हूं, मैं पोलैंड में हूं। ऐसा नहीं है, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं और मैं कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की का जो ये वीडियो ये बता रहा है कि उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है, कीव उन्होंने नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया नेटो के ऊपर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि कल उनके हाथ में निराशा लगी थी। कल जब न्यूक्लियर पावर प्लांट हाथ में चला गया था उसके रशिया के पास, उसके बाद नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद सबको लगा था कि हो सकता है कि इसके बाद नेटो मैदान में उतरेगा, लेकिन नेटो मैदान में नहीं उतरा। नेटो ने साफ कर दिया कि देयर सोल्जर्स आर नॉट गोइंग टू सेट अ फुट इन यूक्रेन, जो एक बहुत बड़ा झटका था कीव के लिए और साथ ही साथ ज़ेलेंस्की के लिए। जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके ना सिर्फ हिस्सा जाहिर किया है कि वो अपने मौजूद है और साथ ही साथ उन्होंने ये बता दिया कि नेटो के ऊपर जो जिम्मेदारी दी है। द्विवेदी से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेटो अगर लगातार जब बोल ही रहा है, वो तो अपना क्लियर करना स्टैंड, हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए, हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको जो मदद चाहिए हम दे रहे हैं। तो फिर लगातार जो ज़ेलेंस्की है क्यों कोशिश कर रहे हैं कि उनको अभी भी किस बात की उम्मीद है कि वो उनको मदद मिल जाएगी, वहां से सोल्जर्स यूक्रेन में लड़ने आएंगे उनका होकर? देखो, बात यह है कि उनको पता है कि नेटो जो है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लगाएंगे, वो फिजिकली नहीं आएंगे, पर फिर भी उनको बार-बार गुहार लगाना, तो ये कोई उनका मतलब आप नेगेटिवली नहीं ले सकते। इसको आप ये मान सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि कीव इज गोइंग टू फॉल इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज? नो, कीव विल नॉट फॉल इन फ्यू आवर्स। मैं पहले से बता रहा हूं कीव की लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, ये बिल्ट अप एरिया की लड़ाई। और आपको ये बताना चाहता हूं कि कीव अभी किला बन गया है, उसके अंदर टैंक्स भी हैं, गन्स भी हैं, स्मॉल आर्म्स भी हैं और जो सिटीजन है उनके पास भी काफी असला और वेपन्स हैं। तो इसलिए कीव की लड़ाई जो है ये लंबी चलने वाली है और आसान नहीं होगा। अभिषेक सर, जिस बात का जिक्र अभी अमित ने किया
बाकी एक शख्स उनके साथ और है, वो नजर आ रहा है, वो दिखा रहे हैं, क्योंकि सेल्फी से ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो फेस रीडिंग अगर की जाए तो क्या लगता है, कॉन्फिडेंस अब कम होता धीरे धीरे दिख रहा है? ये इस तरह के वीडियोस क्यों बना रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कोई मैसेज अपने आवाम को देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भागा नहीं हूं, यहां पर हूं और तुम लड़ते रहो? एग्जैक्टली ये एक अंग्रेजी में कहावत है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो कैमरा पर आकर, और जैसा कि पुराने जमाने में युद्ध के मैदान में हुआ करता था कि सेनापति, जो हमने कुछ ऐसी मूवीज भी देखी हैं, कि खुद एड्रेस करता था लोगों को और उनका हौसला अफजाई करता था ताकि आप फाइट करें लास्ट मैन लास्ट राउंड तक। तो ये डेस्परेट सिचुएशन, अंत इस युद्ध का क्या होने वाला है वो इस परसेप्शन मैनेजमेंट वॉरफेयर से नहीं होगा। अगर उसके हिसाब से चले तो हजारों सैनिक तो रूस के मरे हैं और इनका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, लेकिन जो अंत होने वाला है वो इनको साफ तौर पर पता है। ये उनकी बौखलाहट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थिंग्स, जब वो रियलाइज, इंसान को रियलाइजेशन होने लगता है कि मैंने कितनी जाने दांव पे लगा दी एक झूठे आश्वासन के चक्कर में, और अब मैं एक्चुअली अब मेरे सामने ऑप्शंस नहीं बचे। रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, यूक्रेनियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए इस बात को, वो बार बार सामने आ रहे हैं, जनता उनके साथ नजर आ रही है, रूसी सेना के सामने निहत्थे होकर लड़ रही है। तो यूक्रेनियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो मैसेज को आप कैसे पढ़ेंगे? ये तो आपने न्यूट्रल इसको एसेस किया। देखिए, ये हौसला अफजाई के लिए अच्छा तरीका है, क्योंकि इस वक्त वो अकेले लीडर हैं जिनके कहने पर और जिनकी हौसला अफजाई के बल पर ही यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं, जो रिजर्विस्ट हैं, वो सामने खड़े हुए हैं फौज के। एक चीज और इसमें यह है, हम ये समझ रहे हैं कि जब जैसे कीव जैसा शहर हुआ, उसको सराउंड कर लिया है रूसी आर्मी ने, तो वहां पे सारे नागरिक लड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बीच में ग्राउंड रियलिटी ये होती है, जब एक सेफ पैसेज दिया गया था 4 से 6 घंटे का, उस वक्त जो आम नागरिक हैं वो निकल गए होंगे, इसीलिए उन बॉर्डर से इतने लोगों के क्रॉसिंग के लिए वेट करने की खबर आती है। जो रिजर्विस्ट हैं, जो इस तरह के वीडियोस हैं, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन आर्मी का मनोबल इससे बढ़ता है, इस तरह के वीडियो से? बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि अभी ये एक अकेले लीडर हैं जो कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। जो देश लड़ते लड़ते हारता है उसको हम हार नहीं मानते हैं। हाँ, जो देश आत्मसमर्पण कर देता है उसको हार मानी जाती है। आपके पास स्पीच आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्री लेवरोव ने कहा ज़ेलेंस्की रूस और नेटो के बीच जंग कराना चाहते हैं। दरअसल आज ज़ेलेंस्की ने कहा था, हमने आपको अभी भी बात बताई थी, आपके यानी नेटो के कारण हजारों लोग मारे जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने वीडियो मैसेज में ये बातें कही हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि जो लोग आज से आगे मरेंगे, यानी आज से आगे आने वाले दिनों में, वो नेटो के कारण, नेटो की कमजोरी के कारण मरेंगे और नेटो की एकता की कमी के कारण मरेंगे। रूसी विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की के इसी वीडियो संदेश को लेकर वो कहा है कि ज़ेलेंस्की बार-बार नेटो को रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए भड़का रहे हैं। मनीष, और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं दरअसल ये बिल्कुल साफ बताती हैं कि जैसे ज़ेलेंस्की आए, उन्होंने अपना वीडियो मैसेज दिया और उसके बाद कहा कि वो और उनके जो सहयोगी हैं, यानी जो उनकी कैबिनेट के और जो हैं, आप तस्वीरों में देखें तो ज़ेलेंस्की एक वीडियो बना रहे हैं और ये वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनका ऑफिस है, उसके साथ साथ वो दिखा रहे हैं कि मेरे कुलीग जो यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम कीव छोड़कर नहीं गए हैं। लेकिन आपको करीबन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ज़ेलेंस्की की एक तस्वीर ध्यान होगी कि वो प्रेसिडेंशियल पैलेस से बाहर थे और दिखा रहे थे कि मैं कीव की सड़कों पर हूं। फिर वो अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ, सोल्जर्स के साथ वो दिखाई दिए। लेकिन इस समय उनकी बौखलाहट और खींच दिखाई दे रही है नाटो के लिए, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के लिए, जो कि अपनी तरह से फोर्स उनको नहीं दे रहा है। मतलब फोर्स मतलब जो उनके सोल्जर्स हैं वो यहाँ लड़ने नहीं आ रहे हैं। इस समय की पूरी तरीके से, और ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रैप्ड मोड में है, जहां एक तरफ रशिया है वहीं दूसरी तरफ नाटो ने उनको फ्रंट फेस बनाकर अपना दांव खेला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 10वें दिन अब से कुछ क्षण बाद युद्ध विराम जो हुआ था वो खत्म होने जा रहा है। वहीं नेटो को बार बार अपील करते हुए ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आगे की तस्वीर कैसे निकलती है। युद्ध की हर बड़ी खबर और हर बड़ी तस्वीर के साथ हम तुरंत हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आंध्रा के ग्रेनाइट से राजस्थान के मार्बल को जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट बाय एस्टर एडिसिव्स। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। श्री रविशंकर, उनका जो फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह से लोगों की मदद कर, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं जो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहां पर हैं इस वक्त और आपको किस तरह की मदद मिली है, और अपनी कहानी जरा बताइएगा जो आप यूक्रेन से किस तरह से वहां पहुंचे जहां पर आज आप बिल्कुल सेफ मौजूद हैं। हम लोग अभी आर्ट ऑफ लिविंग हंगरी में है और मैं वॉलंटियर हूँ और हम लोग पिछले 1-2 दिन में 150 स्टूडेंट्स थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी चले गए हैं, इनफैक्ट कुछ पेट्स भी जा रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एंड वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? Actually, our group left from Kyiv on 28th of Feb. तो 28 Feb को हम कीव से निकले थे। तो वहां से निकलते टाइम हमें बोला गया था कि आपको रेलवे स्टेशन तक वॉक करना पड़ेगा। तो वॉक करते करते हमें बैचेस में निकाला गया था, जिसमें हमारा ग्रुप ऐसे ही टूट गया था। तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद ट्रेन में इतनी थकावट थी कि कोई भी एक ग्रुप का पूरे लोग चढ़ ही नहीं पाए। हमारे ग्रुप्स में ऐसे हुआ था कि जो बंदे चढ़ गए वो चढ़ गए। काफी लोग अलग स्टेशन पे गए हैं, कोई कीव गया, कोई लवीव गया है, कोई विनित्सा गया है, कोई टर्नोपिल से बस पकड़ रहा है। तो इस चक्कर में हमारा पूरा ग्रुप भी टूट गया था। लवीव पहुंचे, वहां पे हमें रात को रुकने के लिए जगह नहीं मिली, खाना नहीं था। ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक हम ट्रेवल ही करते रहे। वहां से लवीव से हमें गुजोड़ तक जाना था, तो हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। ट्रेन जो अरेंज हुई थी उनमें इंडियंस को स्पेशली चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, चाहे आपके पास टिकट हो या ना हो, आपको निकाल दे रहे थे वो। फिर जैसे ही हमने लवीव पहुंचे, एक रात तक हम वहां पे रुके, खाना कुछ था नहीं। नेक्स्ट डे हमने ट्रेन का जब पता किया तो नहीं था कुछ, एंड वी ट्राइड बुकिंग सम कैब्स एंड आल्सो दैट डिडंट वर्क। वो एक्सेप्ट कर लेते बट थोड़ी देर बाद जब वो ट्रिप देखते इतनी लंबी है, बॉर्डर के पास है, तो कैंसिल कर देते खुद से। तो बॉर्डर पे क्या हालात है? क्योंकि बहुत सी तस्वीरें हमने देखी हैं कि बॉर्डर पर जब आप पोलैंड में क्रॉस करना चाहते हैं तो काफी देर तक वहां फंसे रहते हैं। वहां क्या स्थिति है, वहां कितना वेटिंग टाइम है, और क्या वहां कोई इंतजाम है या वहां बिताया गया वक्त संघर्ष वाला वक्त होता है? हाँ, इवन हम जब हंगेरी बॉर्डर के थ्रू आ रहे थे, हमारा
वहाँ पे बॉर्डर था, मतलब लवदीप से हम आ रहे थे चौक बॉर्डर तक, जो कि चौक सुहानी बॉर्डर से नजदीक है। हंगरी का बॉर्डर सुहानी बॉर्डर ऑफिशियलाइज किया था इंडियन एम्बेसी ने कि आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। तो वो बॉर्डर जाने के लिए वी हैव टू रीच चौक स्टेशन फ्रॉम लिविव। तो वहां जाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ, कोई बस नहीं मिल रही थी, कोई ट्रेन नहीं थे, कुछ नहीं, ट्रेन कैंसिल होती जा रही थी, बच्चे ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स एट रेलवे स्टेशन, जगह नहीं थी बच्चों को पैर रखने के लिए बोल सकते हैं हम। और फिर बहुत ज्यादा ट्राई करके बहुत कोशिशों के बाद फाइनली एक बस अरेंज हुई। और फिर उसके बाद देयर वाज अनदर चैलेंज कि बच्चों को इकट्ठा करो, बस फुल करो। एंड द ड्राइवर ही सेड अस कि आप अगर बस फुल कर रहे हो देन ओनली विल बी एबल टू मूव। और फिर फाइनली बहुत टाइम के बाद सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स, एंड दिस ग्रुप मूव्ड टुवर्ड्स चौक। और रास्ते में बहुत चेक पोस्ट पर काफी सारी चेकिंग हुई थी, पासपोर्ट चेक किए गए। एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब हम जब गुजर रहे थे वहां से, तो हमारा जब झंडा लगाया था हमने बस के सामने, तो वो सबसे सही मोमेंट था जहाँ पे रशियन मिलिट्री का कब्जा था। तो वहां से तो हम आसानी से निकल गए थे, पर ये था कि जहाँ पे हम यूक्रेनियन वालों ने जहाँ पे कब्जा किया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने रोका और थोड़ा बहुत चेकिंग किया था, पर हम निकल गए थे वहां से। फिर आके हम जब चौक स्टेशन में पहुंचे, वहां पे पहले तो टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी थी, देवर स्टूडेंट्स हुआ पेंटिंग। काफी मुश्किलों से आप लोग पहुंचे, हम आप लोगों से बात करते रहेंगे, कुछ और चीजें भी जानिए कि किस तरह से आपको वहां पर महसूस हुआ था जब आप यूक्रेन में मौजूद थे। हमारे साथ स्वामी ज्योतिर्मय जुड़ गए हैं, वो पोलैंड में मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी जो संस्था है लोगों की मदद कर रही है। आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकी में हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भारतीयों के साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप इस वक्त खाना भी दे रहे हैं, शेल्टर भी दे रहे हैं। आपको किस तरह के लोग जो आ रहे हैं, किस तरह की कहानी सुनने को मिल रही है, और साथ ही साथ उनको सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है जो यूक्रेन से लौट रहे हैं, और किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं उन चीजों के जरिए। सो यूक्रेन से जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं, चाहे अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सभी को सहायता देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स इन चारों देशों में तैनात है, दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो उनको जो भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, जिस भी तरह उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, वो सारा चीज रूस यूक्रेन युद्ध पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। यूक्रेन ने अभी थोड़ी देर पहले चेर्निहिव में रूसी फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया है। एक तरफ आप देखिए किस तरह से लड़ाकू विमान नीचे गिर रहा है, दूसरी ओर दो पायलट्स पैराशूट की मदद से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फाइटर प्लेन से F-500 एरियल बॉम्ब मिले हैं। F-500 बहुत ही खतरनाक बम है। सोवियत एरा में बना हुआ यह बम का वजन 500 किलोग्राम तक होता है। जनरल द्विवेदी, देखो ये जो बॉम्ब बता रहे हैं, ये सारे जो आप हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रेपरेटरी बम्बार्डमेंट के लिए है, और ये टारगेट के लिए होता है कि थोड़ा सा एरिया टारगेट है और उसके ऊपर ये काफी इसका असर होता है। तकरीबन 300-400 मीटर तक ये जो है इसकी मार होती है, बहुत बड़ा गड्ढा भी कर देता है। और ऐसे बॉम्ब जो है एयरफील्ड पर भी काफी इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये बॉम्ब यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्राउंड ऑफेंसिव अभी नजदीक आ रहा है, क्योंकि वो सॉफ्टन अप कर रहे हैं जो भी टारगेट्स हैं, और वो चुन चुन के टारगेट ले रहे हैं जो मिलिट्री वाले टारगेट हैं, ताकि उनकी ऑपोजिशन कम हो, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस की जितनी कम ऑपोजिशन होगी उतनी जल्दी वो कीव को पकड़ लेंगे। अभिषेक सर कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, सीधी सी बात है, जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं वो अपनी फोर्स को प्रिजर्व करना चाहेंगी, अपनी लॉजिस्टिक लाइंस को सिक्योर रखना चाहेंगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगी। जो पक्ष इसमें डेस्परेट हालत में पहुंच गया है, जिसके लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इवैक्यूएशन के लिए वेट कर रहे हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनको मालूम है कि आज या कल या परसों की बट हार निश्चित है, वो सब कुछ करेंगे। जो उनके पास जितने लोगों को, चाहे उनके रिजर्विस्ट हों या वेटरन्स हों, उन सबको हथियार पकड़ाकर और जब तक रोक सकते हैं तब तक रोक के रखेंगे। रोकने की बात हो रही है, लेकिन रोक किनको जा रहा है? जिनको सीज फायर के दौरान मौका मिला था कि वो निकल जाए, जैसे मारियापोल की बात करें, वोलोंका की बात करते हैं, इन दोनों शहरों में बताया गया था कि सीज फायर के दौरान निकल सकते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि उनको रोका गया है। क्यों रोका गया है, उसकी वजह क्या है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। मैं सीजफायर के ऐलान के बाद मारियोपोल में लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। यानी जिन सिविलियंस को निकालने के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया था, वो एक्शन अब जमीन पर दिखाई दे रहा है, जहां से मारियोपोल में लोगों को बाहर निकालना शुरू किया है। आपको बता दें कि 10 दिन में लगभग 7 दिन पहले तीसरे दिन मारियोपोल को चारों दिशाओं से रूस की सेना ने घेर लिया था, और अब यह पहली बार है जब मारियोपोल से लोग बाहर निकल पा रहे हैं, और वो काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट्रा जो एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया है, इन मारियोपोल द इवैक्यूएशन ऑफ द पॉपुलेशन बिगिंस। यानी एक एजेंसी की तरफ से खबर आई है कि सिविलियन लोगों का बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कम से कम ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से यह बहुत बड़ी खबर है। अमित, यह बहुत बड़ी खबर है कि सिविलियन पॉपुलेशन ने भी निकलना मंजूर किया है और वो अपने सेफ डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं। सीज फायर का ऐलान हुआ है और इसका असर डोनेस्क और मारियोपोल इलाके में दिखना शुरू हो गया है। इवैक्यूएशन शुरू हुआ है। मारियोपोल में 4,40,000 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वोल्नोखाव में 21,000 लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन में 6 घंटे का सीज फायर शुरू हुआ है, और सबसे बड़ी खबर यह कि इस सीज फायर के ऐलान के बाद लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात अभी तक की दो पक्षों की बातचीत में सामने निकल कर आई थी,